कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सभी स्वस्थ और सकुशल होंगे और इस सुबह सुबह आप लोग पढ़ने के मूड में होंगे। और आप लोग जो है अगर ये मेरे क्वेश्चंस को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना आपके लिए बेनिफिशियल है, आपके लिए कितना उपयोगी है। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ और आपको मैं बहुत ही हॉट ट्रिक सब आपको पेश करूंगा जो कि बहुत मज़ा आएगा। तो आप लोग बने रहिए। तो आइए चलते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए आपका सेशन शुरू करता हूं। चलिए देखिए, आपके स्क्रीन पर सवाल आ चुका है और इस सवाल को आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले यानी क्वेश्चन पढ़ने में हमें जो भी समय लगे उस पर समय देना है, ठीक है। तो आइए चलते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली शीशे की एक ठोस गेंद है। कितने सेंटीमीटर की है? 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली की एक ठोस गेंद है। मान के चलिए मान लेते हैं ये 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गेंद, ये गेंद ना, और इसकी त्रिज्या जो है ये कितना है? ये 8 cm है, ठीक है, 8 cm है। कहता है कि 2 mm व्यास वाली शीशे, और इसी को जो है 2 mm वाली व्यास कितना हो गया? 2 mm, d बराबर 2 mm, तो r बराबर कितना हो जाएगा? 1 mm, ठीक है। अब यहाँ पर त्रिज्या दिया हुआ है r बराबर कितना? r बराबर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर और कह रहा है कि कितनी गेंदें बनाई जा सकती है, यानी ऐसा गेंद इनमें से कितना गेंद बनाई जा सकती है। बहुत ही इजी सवाल है और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना जो इसमें है, सेंटीमीटर और mm में क्या अंतर है। तो सेंटीमीटर जो होता है, सेंटीमीटर जो होता है इसको हम बोलेंगे mm में बदल लेंगे तो 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर होता है। 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर जो होता है mm का 10 गुना है। यानी अगर cm को mm बनाना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? 10 से मल्टीपल करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें गेंदों की संख्या निकालना है, संख्या निकालनी है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, r कितना है? 1 mm, यानी ये कितना है? 8 cm, 8 cm। और निकालना है क्या है? गेंद, गेंद मतलब आयतन बनाना है। ये आयतन है, बड़े गोला बन गया, ये छोटा गोला, तो बड़े गोले का आयतन बटे छोटे गोले का आयतन करना है। तो बड़े गोले का आयतन, तो ध्यान में रखिएगा दोनों का आयतन की बात कर रहा है, इसलिए 4/3 पाई जो है वो दोनों में कॉमन आता है, इसलिए हम उसको क्या करेंगे? नेगलेक्ट करेंगे। और ऐसे तो आप लिख सकते हैं 4/3 बड़े वाला का जो है r³ का मतलब 8 का क्यूब, और नीचे वाले को लिखेंगे 4/3 पाई गुना यानी 1। तो ये किस में निकल गया? संख्या में निकल जाएगा। अब क्योंकि दोनों mm में है तो इसलिए दोनों कट जाएगा, mm में है, mm³, ये भी mm³, तो ये कैंसिल हो गया। तो देखिए 4/3 दोनों में कॉमन आ रहा है, ये पाए दोनों में कॉमन आ रहा है, इसलिए हम डायरेक्ट जो है हम लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे? 8 का क्यूब कितना होता है? 512। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये अभी mm में नहीं सेंटीमीटर में है। अगर mm में अगर हम बदलेंगे तो चूंकि 3 बार हमें क्या करना पड़ेगा? 10 गुना 10 गुना 10 करना पड़ेगा, तब ये mm³ हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, 8 64 गुना 8 की जगह 512, और इसके बाद 3 शून्य दे दीजिएगा तो आपका आंसर जो हो जाएगा 5,12,000 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि दोनों के एक फॉर्म, या सेंटीमीटर है या mm है, दोनों के एक फॉर्म में बदलना है, ठीक है। तो cm को अगर mm में बदलना पड़ेगा तो cm में क्या करना पड़ेगा? 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 cm बराबर जो होता है, 1 cm बराबर जो होता है वो 10 mm के बराबर होता है। यानी cm में बदलना है, cm को अगर mm में बदलना है तो 10 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीपल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या किए? 10 से मल्टीपल किए, चूंकि ये क्यूब है इसलिए 3 बार गुना किए, 10 का क्यूब हो जाएगा, 10 गुना 10 गुना 10,
ठीक है। देखिए, अगर एग्ज़ाम में हमें क्या करना है, ये तो आप बेसिक से आपको समझाया, आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा नहीं कुछ करना है, डायरेक्ट जो है आपको करना क्या है, एग्ज़ाम के टाइम में आपको क्या करना है, ये तो हम समझ ही गए कि 8 cm है तो इसे mm बदलने के लिए 10 से मल्टीपल करेंगे, मतलब 10 से मल्टीपल कीजिएगा 8 में तो कितना हो जाएगा 80, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा mm है तो यहाँ पर व्यास दिया हुआ है, व्यास 2 mm है तो इसको भी त्रिज्या में बदलना पड़ेगा। त्रिज्या कितना हो गया 1 mm, और 1 को कितनों भी बार गुना कीजिए तो उसका मान क्या होता है 1 होता है, और 1 से जो भाग देंगे तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम डायरेक्ट जो है 8 का क्यूब निकाल लेंगे। 8 का क्यूब मतलब नहीं बल्कि 80 का क्यूब निकाल लेंगे, क्योंकि 8 सेंटीमीटर बराबर हम लिख सकते हैं 80 mm। तो 80 गुना 80 ये जितना होगा वही आंसर हो जाएगा। 8 8 64 गुना 8 512 300 इतना हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आई होप कि इस सवाल को आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका है और इस सवाल को कितने इजी तरीके से हम बनाएंगे वो आप देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है सवाल कि एक त्रिभुज है और जिसकी 2 भुजाएं हैं। एक त्रिभुज है और उसकी 2 भुजाएं जो है क्रमशः 40 है और 41 है। यदि त्रिभुज का परिमाप 90 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या है। तो ऐसा दिए वाला है, 2 भुजाएं दिए वाला है, 2 भुजा में एक भुजा मान के चले 40 है तो दूसरा भुजा भी दिया हुआ है 41। तो ध्यान में रखिएगा, जब ये 40 और 41 से क्या पता चलता है, ये लगातार नंबर है। लगातार नंबर है तो इसका मतलब है कि हम समझ सकते हैं कि ये ट्रिपलेट हो सकता है। ट्रिपलेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो चूंकि लगातार संख्या दिया हुआ है 40 और 41, जब 40 और 41 को आप योग कीजिएगा तो 40 जोड़ 41 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 81, और 81 जो होता है ना वो 9 का स्क्वायर होता है। यानी अगर ये 40 मानते हैं, इसको अगर 41 मान लेते हैं, चूंकि ये आधार है तो ये कर्र जो होता है हमेशा बड़ा होगा, तो ये आपको 9 क्या मानना पड़ेगा, आधार मानना, ये लंब मानना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा, जब ऐसा आप निकाल लिए तो अब देखिए ये ट्रिपलेट है या नहीं है वो देख लीजिए। 9 9 81 और 4 चौको 16 16 यानी 1681 यानी 41 का कितना होता है 1681। ये ट्रिपलेट में आ गया। ट्रिपलेट जब हो तो कुछ नहीं करते हैं, ये आधार को क्या करते हैं आधा करते हैं। आधार कितना आधा हो गया, 40 है तो 20, ये 40 हो गया तो 20 हो गया, और 20 और 9 का मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 180। 180 कौन है, अब देख लीजिए ऑप्शन में जो है 180 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। तो आपको मैं आज ट्रिपलेट निकालने के लिए कुछ मेथड बता रहा हूँ, उस मेथड को आप समझना है। हालांकि अगर आपको एक ट्रिपलेट याद है तो उसी से हम कई ट्रिपलेट निकालेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कैसे ट्रिपलेट निकालता है उसके बारे में हम बताएंगे। आई होप कि इस सवाल को आप समझ गए होंगे। अब समझिए कि ट्रिपलेट कैसे निकाला जाता है, कॉन्सेप्ट पे आइए। ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा कि एक त्रिभुज है और ये 3 है और ये 4 है और ये 5 है। ऐसा ट्रिपलेट आपको मालूम होगा। एक ट्रिपलेट, इतना तो आपको जाहिर सी बात है कि ये ट्रिपलेट सभी बच्चे को याद रहता है। अगर ये याद है तो इसी के सहारे से जो है हम अनेक ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे, तो जब भी होगा ना, जैसे 3 5 4 यही है, 3 4 5। अब हमें इसका ट्रिपलेट निकालना है, तो जब भी ट्रिपलेट निकलेगा तो इसका मल्टीपल ही होगा। जैसे 3 को 1 से मल्टीपल, 4 को 1 से, 5 को 1 से। अगर ये 3 गुना 2 करेंगे, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, 5 दूना कितना हो जाएगा 10। तो 6 8 10 जो है वो क्या है ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट ठीक है। अब देखिए 3 तिया 9 और ये अगर 4 तिया 12 और 5 तिया 15, ये भी ट्रिपलेट है, क्योंकि 9 और 12 के स्क्वायर कीजिएगा तो ये 15 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर जोड़ 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का अगर स्क्वायर और 4 का स्क्वायर जोड़िएगा तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी तरह हम 3 चौका 12, अब देखिए 4 चौका
16 5 चौका 20, ये भी जो है क्या है वो ट्रिपलेट है। 12 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर जोड़िएगा तो 20 का यानी ट्रिपलेट निकल जाएगा। 3 5 15 और 4 5 20, अब 5 25। अगर आप इस तरह से करते हैं 20 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर, तो यहाँ पर भी जो है आपको 25 का स्क्वायर निकल जाएगा। यानी ये ट्रिपलेट है या नहीं है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सबसे छोटी वाले को देखना है 3 से मल्टीपल करना है, और सबसे बड़ी वाले जो है 5 के मल्टीपल करना है, और बीच वाले जो है 4 का मल्टीपल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ये हो रहा है तो 100% है कि वो ट्रिपलेट होगा ही होगा, 100% होगा, नहीं होने का तो कोई सवाल ही नहीं होगा। ठीक ना। अब ध्यान दीजिए, इसको अगर और बढ़ाते हैं, इसको अगर बढ़ाने की कोशिश करते हैं, इधर लिख रहा हूँ मैं 3 का मल्टीपल 3 छक्का 18 हो जाएगा, ये 18 4 छक्की 24 और 5 छक्का 30, ये भी जो है क्या है वो ट्रिपलेट है। ठीक ना, ये भी क्या है ट्रिपलेट है। 3 7 21 और 4 7 28 और 5 7 35, ये भी ट्रिपलेट है। अगर आप इसको करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ट्रिपलेट है या नहीं है। ठीक है, तो ट्रिपलेट इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। अभी वन मेथड आपको मैं यहाँ पर बताया, इस तरीके से भी आप ट्रिपलेट मेथड से आप ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे फिर इसका और हम मेथड बताएंगे। फिलहाल जो जैसे जैसे हमें सीखने को मिल रहा है वैसे वैसे सीखने की कोशिश करेंगे, जैसे जैसे सवाल आएंगे उसको हिसाब से हम करेंगे। ठीक है, आई होप कि इस सवाल को आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए सवाल पढ़िए। सवाल कह रहा है, आपके स्क्रीन पर है सवाल, देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। अगर इसको कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, अगर परिभाषा आप लोगों को याद है तो इसको बहुत आसानी से हम टैकल करेंगे। कहता है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों में 2 इकाई का अंतर है। समचतुर्भुज का मतलब ही होता है, समचतुर्भुज का मतलब ही होता है सम मना बराबर, चतुर्भुज मतलब 4 भुजा, जिसकी चारों भुजा बराबर हो, लेकिन एक कंडीशन है कि उसका विकर्ण जो होता है ना वो बराबर नहीं होता है, विकर्ण बराबर नहीं होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर इसको आप विकर्ण मान लेते हैं ABCD, क्या हो गया, एक चतुर्भुज है। अब ये कह रहा है कि समचतुर्भुज के विकर्णों में 2 इकाई का अंतर है। 2 इकाई का अगर अंतर हो तो आप इतना तो आप जान लीजिए कि यहाँ पर जो बाइसेक्टर होता है, एक दूसरे को जो काटता है विकर्ण, तो यहाँ पर एंगल जो बनता है वो समकोण बनाता है, ये 90 डिग्री बनाता है। जब 90 डिग्री बना रहा हो, अब कह रहा है कि ये भुजा जो है ना और ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा यानी विकर्ण की लंबाई, यानी अगर हम बोले कि AC और BD का जो अंतर है वो कितना है, 2 है। यानी हम इसको लिख सकते हैं, अगर इसको D1 लिखते हैं और इसको D2 लिखते हैं तो D1 माइनस D2 जो है उसका अंतर कितना होना चाहिए, 2। अब ध्यान दीजिए, चूंकि ये मध्य पर है, ये बीच से काट रहा है यहाँ पर, तो इसका स्वाभाविक सी बात है कि ये आधा हो गया। आधा इसका अगर कीजिएगा तो मतलब 2 से क्या कीजिएगा, भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यानी 1। यानी हमें इस भुजा और इस भुजा के अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और 1 अगर अंतर हो तो हम उस पर ट्रिपलेट रख सकते हैं। ट्रिपलेट क्या रख सकते हैं, तो अगर ट्रिपलेट हम रख सकते हैं, आराम से रख सकते हैं। कैसे रखेंगे, ध्यान दीजिए, अगर हम इसको 3 मानते हैं और इसको 4, तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 1 हो गया। जब 3 और ये 4 हो गया तो ये भुजा और ये भुजा बराबर, क्योंकि बीच में काटता है, तो ये 4 है तो ये कितना हो गया, 4, और ये 3 है तो ये कितना हो गया, 3। तो ऑब्वियसली सी बात है, जब ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो ये कर्ण की भूमिका में हो जाएगा, कर्ण की भूमिका में हो जाएगा, ये कर्ण की भूमिका में हो जाएगा। तो ये कर्ण अगर 4 3 है तो ट्रिपलेट में क्या होता है, ये 5, ये 5, ये 5 और ये 5 हो जाएगा, यही होगा ना। अब हमें निकालना क्या था,
हमें निकालना था समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आपको मालूम है कि हाफ गुना विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्णों का गुणनफल, तो विकर्ण कितना हो गया? 3 3 6 हो गया, ये एक विकर्ण, यानी D1, अगर D1 की बात करते हैं तो D1 की अगर हम बात करते हैं तो कितना हो गया? 4 4 8, और D2 की अगर हम बात करते हैं 3 3 कितना हो गया? 6। अब देखिए यहाँ दोनों का अंतर कितना है? 2 है ना, जो कि इसको फॉलो करता है, ठीक है। ये तो 2 से हम यूनिट निकालने के लिए, चूंकि ये आधा था इसलिए मैं इस तरह से निकालने की कोशिश किया ताकि हम ट्रिपलेट में ला सकें। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि 2 तो हमें यहाँ पर 2 निकल गया। अब है इसका आयत यानी क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल जो होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हाफ गुना विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल मतलब 8 गुना 6। अब 2 तिया 6, 8 तिया 24, 24 स्क्वायर हो जाएगा, 24 स्क्वायर इकाई, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। आई होप कि इस सवाल को भी आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो हमें कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखना है। यहाँ पर क्या सीखना है? हमें जो है दिया हुआ क्या था? दोनों का जो है यानी विकर्ण में अंतर दिया हुआ, दोनों विकर्णों का अंतर कितना था? 2 था। पहला नंबर ये दिया है 2। तो 2 का अंतर जब है तो चूंकि विकर्ण जो होता है ना वो 2 बराबर भागों में कटता है। यहाँ ध्यान दीजिए, ये विकर्ण जो है यहाँ पर जो है ये दोनों जो है आपस में बराबर भाग वहाँ बांटता है। तो इसका मतलब है कि ये जो अंतर है ना ये भी आधा हो जाएगा। तो 2 का आधा कितना हो जाएगा? 1। मतलब ये भुजा और इस भुजा के अंतर कितना हो जाएगा? पहले 2 का अंतर था, अब कितना हो जाएगा? अब 1 का अंतर होगा, ठीक है। अब 1 का अंतर होगा तो हम ट्रिपलेट में मान सकते हैं 3 और 4। चूंकि ये 90 डिग्री है तो ये 3 मान लेंगे, ये 4 तो ये 5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कर्ण है ना, और कर्ण है तो ये 4 हो जाएगा, तो ये भी 4 हो जाएगा। ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 6, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 4 4 8, तो 8 हो गया। तो इसका सूत्र क्या होता है? यानी समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो हाफ गुना विकर्णों का गुणनफल होता है। तो 8 और 6 क्या है? विकर्ण है। 2 से कटा दिए 3, तो 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 को कटा दिए तो 8 तिया 24, जो आपका ऑप्शन नंबर किस में है? सी में है। तो आई होप कि इस सवाल को आप समझ गए होंगे। चलते हैं आपको नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए सवाल आपके स्क्रीन पर है, और ये सवाल कह रहा है कि एक त्रिभुज में सभी कोणों के मान डिग्री में है। सभी कोणों के मान अगर डिग्री में बताए और वह समकोण त्रिभुज की बात कर रहा हो, यानी त्रिभुज की बात कर रहा हो, तो हमें सबसे पहले ध्यान क्या जाना चाहिए कि तीनों भुजाओं का कोण कितना होता है? 180 डिग्री होता है। पहला नंबर तो ये ध्यान देना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि उनके मापों का अनुपात नहीं हो सकता है, यानी इनमें से कौन ऐसा है जो कि मापों का अनुपात नहीं हो सकता है। मतलब इसका यही है कि इन संख्याओं, इन जितने भी अनुपात दिए हुए हैं, इन सभी अनुपातों का योग अगर 180 से डिविजिबल है तो वो क्या हो जाएंगे? वह जो है उसका त्रिभुज त्रिभुज होंगे, नहीं तो जो नहीं होंगे, जो उसको फॉलो नहीं करता है तो उस त्रिभुज नहीं होंगे उस माप का। तो हम जानते हैं तीनों भुजाओं का योग कितना होता है? 180। अब 180 से कौन कौन डिविजिबल है वो देखना है। अब ध्यान दीजिएगा, 3 2 5 और 6 से भाग दीजिएगा 180 में तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यानी इसका मतलब है कि ये जो है डिविजिबल है। यहाँ पर आंसर बोल रहा है कि कौन जो है उनके मापों का अनुपात नहीं है, यानी इसमें नकारात्मक बोल रहा है, इनमें से कौन नहीं है। अब ध्यान दीजिए, ये तो सही है, ये हो सकता है, यानी ये तो वास्तविक में है। 4 3 7 5 12, 12 जो है 180 में भाग लगता है तो ये तो कट गया, ये तो यानी अनुपात में नहीं है। 6 5 11 7 18, 18 जो है 180 कट जाता है। लेकिन 7 6 13 8 21, 21 जो है वो 180 से नहीं कटता है। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन डी जो है वह त्रिभुज के अनुपात में नहीं है। त्रिभुज के उनके मापों का जो अनुपात है वो डी नंबर वो फॉलो नहीं कर रहा है। डी नंबर फॉलो कब करता? जब 8 7 15 6 21 से जो है 180 का डिवाइड हो जाता, तो यहाँ से डायरेक्ट हम निकाल लेंगे। ठीक है, आई होप कि इस सवाल को आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए सवाल को पढ़िए, आपके स्क्रीन पर सवाल है, सवाल को पढ़िए। कह रहा है कि एक आयत है
अब कहता है कि एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दिया जा रहा है। अगर इसकी लंबाई में इतना वृद्धि कर दिया जाए, कितना 10% वृद्धि कर दिए, तो इसका ऐसे बन जाएगा। और फिर कह रहा है वृद्धि की और चौड़ाई में 10% की कमी की। चौड़ाई जो है इतना है तो इसमें जो है 10% की कमी कर दिया जाए, यहाँ है तो यहाँ पर अब हो गया, तो ये ऐसा बन गया। अब कहता है इसमें इसके क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी इसका पूरे का क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल में कितना क्या प्रभाव पड़ेगा वो बताना है। तो इसमें अगर इस तरह से सवाल में आए कि 10% लंबाई में वृद्धि और 10% चौड़ाई में कमी किया जा रहा है, एक में कमी है और एक में वृद्धि है, और दोनों सेम हो, चूँकि यहाँ पर देख रहे हैं 10-10 है, दोनों सेम हो, तो इस परिस्थिति में हमेशा क्या होती है, हानि होती है। इस परिस्थिति में हमेशा क्या होती है, हानि होती है। एक कब हानि होगी, जब दोनों में सेम है। लेकिन अगर दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि लंबाई अगर ज़्यादा है, लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई कम है, तो और उसका अंतर जो है थोड़ा ज़्यादा है, तो उसमें जो है पॉजिटिव आंसर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, दोनों सेम है। कह रहा है कि 10% की वृद्धि होती है आयत में, और आयत के लंबाई में और चौड़ाई में 10% की कमी हो जाती है। तो दोनों जो है 10% की बात कर रहा है, तो इसमें हमेशा क्या होगी, हानि होगी। तो हानि प्रतिशत बराबर सूत्री होता है, हानि प्रतिशत सूत्री होता है, परसेंटेज कितना है 10 का स्क्वायर बटे कितना होता है 100। ये हमेशा क्या होता है, कमी होता है। 100/100 यानी मतलब माइनस में है, तो यानी 1% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो कमी 1% कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो कमी को दर्शा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम में डायरेक्ट अगर दोनों सेम दिया रहे, लंबाई चौड़ाई, चाहे वो वर्ग हो, आयत हो, या कोई भी क्षेत्रफल की अगर चर्चा कर रहा हो, क्षेत्रफल की अगर चर्चा कर रहा हो और उसकी लंबाई चौड़ाई में जो भी अगर अंतर कर रहा हो, लेकिन उसमें देखना सेम है। अगर सेम है तब तो हम डायरेक्ट उसका स्क्वायर करके 100 से भाग दे देंगे, और जो हमारा रिजल्ट होगा वो हमेशा माइनस में ही होता है, ये नेगेटिव ही होता है, यानी उसे लॉस ही लगता है, इसलिए डायरेक्ट हम निकाल लेंगे। यहाँ पर डायरेक्ट कुछ नहीं करना था, आयत के बारे में बता रहा है, और चूँकि 10% यानी बढ़ रहा है और एक में 10% घट रहा है, तो उसमें हमेशा क्या होता है, लॉस ही होने वाला है। तो लॉस ही होने वाला है, तो इसलिए डायरेक्ट कितना लॉस होगा, तो उसका स्क्वायर कर देंगे, जितना दिया रहे, चूँकि स्वयं है तो 10 का स्क्वायर करेंगे बटे 100 से भाग दे देंगे, तो कितना बचेगा, 1% आपका रिजल्ट आ जाएगा। 1% जो है माइनस में, हमेशा इसमें क्या होगा, हानि ही होगा, ये हमें कंठस्थ कर लेना। आई होप कि इस सवाल को आप समझ गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए सवाल क्या कर रहा है कि दो गोले हैं और उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो 1:4 है, 1:4 है। कहता है उसके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है अनुपात 1:4। ये क्या है, क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल में क्या होता है, क्षेत्रफल में जो होता है स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल में क्या होता है, स्क्वायर होता है। अगर इसकी इकाई निकालना हो तो इसका क्या करेंगे, अगर इकाई में निकालना हो तो क्षेत्रफल हुआ। अगर ये परिमाप निकालना है, परिमाप निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका वर्गमूल करना पड़ेगा। 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2। ये परिमाप हो गया, यानी भुजा वाला निकल गया। ठीक है, अब हमें जो निकालना है ये परिमाप वाला हिस्सा हो गया, अब ये क्षेत्रफल वाला हिस्सा हो गया। अब हमें जो है कहता आयतन, आयतन में क्या होता है, क्यूब हो जाता है। तो इसका क्यूब करना है हमें, तो 1 का क्यूब और 2 का क्यूब कितना हो गया, 1 का क्यूब मतलब 1 और 2 का क्यूब मतलब 8, यानी 1:8। 1:8 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में जो है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना, क्षेत्रफल दिया हुआ है, हमें इकाई वाले में निकालना है। ये परिमाप जो होता है इकाई में ही होता है, इसलिए मैं इसको इकाई में लिखिए। और इकाई किसका निकलता है, परिमाप का ही निकालते हैं ना, इकाई में, परिमाप का ही इकाई में निकालते हैं। तो अगर हम इसका एक इकाई में अगर निकालना है, यानी गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात अगर हम निकालें इकाई में, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें क्षेत्रफल का जो है वर्गमूल करना पड़ेगा, इसका वर्गमूल करना पड़ेगा। 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2। ठीक है, तो हमें इकाई में निकल गया। और इकाई से ही होता है क्यूब में, आयतन मतलब इकाई मतलब पावर 1,
क्षेत्रफल मतलब पावर 2 और आयतन मतलब पावर 3। तो 1 पर पावर 3 दे दिया और 2 पर पावर 3 दे दिया, मतलब 1 का पर क्यूब मतलब 1, 2 पर क्यूब मतलब 8। ऑप्शन नंबर जो है आपको मिल रहा है डी में, डी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि इस सवाल को आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है और उस सवाल को पढ़िए आप। कह रहा है कि एक ईंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है क्रमशः जो है 20 सेंटीमीटर। एक ईंट है, ईंट तो आप लोग जानते हैं कैसा आकार का होता है, ईंट ऐसा ही आकार का होता है, यानी आयताकार यानी घनाभाकार में होता है। एक ईंट जो होगा वो किस आकार में होगा, घनाभाकार होगा। और घनाभाकार में क्या होता है, लंबाई होता है, लंबाई दिया हुआ है, ईंट की लंबाई कितना है 20 सेंटीमीटर। चौड़ाई जो दिया हुआ है यानी बी जो है ब्रेथ जो है 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो दिया हुआ है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक ईंट है। कह रहा है कि 45 मीटर की लंबाई और 0.15 मीटर की चौड़ाई और 3 मीटर की ऊंचाई वाला एक दीवार बनाना है। अब ध्यान दीजिएगा, दीवार जो बनता है कैसे बनता है। दीवार को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक एक ईंट को जोड़ते हैं। जब एक एक ईंट को हम जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, दीवार बन जाता है। तो यहाँ पर उसी का कॉन्सेप्ट निकालना है कि अगर आप यानी एक एक ईंट मतलब अगर एक ईंट का जितना माप होता है वो पूरे के दीवार के मापों में अगर हम भाग दे देंगे तो जो शेष हमें बचेगा, जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा हमारा यानी ईंटों की संख्या। अगर ईंटों की संख्या निकालना हो, ईंटों की संख्या मतलब दीवार का जो आयतन हो जाएगा, दीवार का आयतन ध्यान दीजिएगा, दीवार का आयतन जो होता है ध्यान में दीजिएगा, दीवार की जो लंबाई है एल, दीवार की लंबाई एल बराबर दिया हुआ है यानी 45 मीटर और बी जो दिया हुआ है चौड़ाई जो दिया है 0.15 मीटर और चौड़ाई जो दिया हुआ है एच अगर इसको बोले 3 मीटर। तो अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है। तो चाहे तो आप मीटर को सेंटीमीटर में बदल दीजिए या सेंटीमीटर को मीटर में बदल दीजिए, एक रूपता लाना पड़ेगा। तो एक रूपता अगर हम यहाँ से लाएं तो 45 मीटर यानी मीटर को सेंटीमीटर में अगर बदलना हो तो हमें क्या करना पड़ते हैं, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, यानी 100 से गुना करना पड़ेगा। एल बराबर कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 4500 सेंटीमीटर, इसको बी बराबर लिख सकते हैं यानी 15 सेंटीमीटर, चूँकि ये दशमलव हटा दिए, 100 से गुना कीजिएगा दशमलव खत्म हो जाएगा यानी 15 सेंटीमीटर। ऊंचाई 3 मीटर है तो ये कितना हो जाएगा, 3 मीटर का मतलब 300 cm, यही है ना। अब क्या करेंगे, इन तीनों को मल्टीपल कर देंगे यानी 4500 गुना 15 गुना 300, अब बटे कितना हो जाएगा 20 गुना 15 गुना 10। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। आप इसको कटाइए, 2 शून्य है, 1 शून्य 2 शून्य कट गया, ख़त्म कहानी। ये 15 कट गया और ये 2 से कट जाएगा 2250 और 2250 गुना 3 कीजिएगा तो 6750 हो जाएगा, 6750, जो कि ऑप्शन नंबर जो है वो सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि 2 शंकुओं का आयतन का अनुपात जो दिया हुआ है 1:4 है। 2 शंकुओं का आयतनों का अनुपात, आयतन शंकु के आयतनों का अनुपात, शंकु के आयतनों का अनुपात 1:4 है और उनके व्यास मतलब व्यास यानी डी दिया हुआ है, डी जो है वो कितना अनुपात है 4:5। अब कह रहा है कि उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। तो ऊंचाइयों का अनुपात अगर हम बात करते हैं तो डायरेक्टली आप लोग जानते हैं शंकु का आयतन बराबर जो होता है
वो पाई आर स्क्वायर यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो चूँकि दोनों शंकु ही है और दोनों में कॉमन 1/3 है और पाई है, इसलिए 1/3 और पाई को हम इग्नोर करते हैं, उसके बारे में हम कोई चर्चा नहीं करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। अब बचा क्या, आर स्क्वायर और एच। मतलब आर स्क्वायर एच का मतलब क्या होता है कि अगर हमें एच निकालना हो तो आर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। मतलब इसका ये हुआ कि आर स्क्वायर जो है और यानी आर जो होगा वो व्युत्क्रमानुपाती होता है, रिवर्स होता है किसका, 1/h का, यानी हाइट का रिवर्स हो जाएगा। तो रिवर्स की गिनती यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये इस पर चीज़ ध्यान देना है। चूँकि ये हमेशा त्रिज्या जो होती है ना वो स्क्वायर होता है, और h जो होगा, ध्यान दें, अगर h बराबर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/r हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। तो हमें 1/r का मतलब ये आयतन से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि अगर डायरेक्ट अनुपात का निकालने की बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट अनुपात, ये ध्यान दीजिएगा, ये आयतन है और ये क्या हो गया, व्यास है। व्यास को आधा कीजिएगा, दोनों में आधा कर रहे हैं, इसलिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए डायरेक्ट इसका स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या का स्क्वायर करते थे, या यहाँ व्यास के स्क्वायर होंगे, क्योंकि दोनों में अगर आर को क्या करेंगे, 2 से मल्टीपल करेंगे तो डी का स्क्वायर, तो दोनों में 2 से मल्टीपल हो रहा है ना, इसलिए कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इसलिए जब प्रभाव नहीं पड़ने वाला है तो डायरेक्ट जो है आप क्रॉस ले लीजिए। एक क्रॉस अगर आप लेते हैं तो ईजी में हो जाएगा। ईजी में क्या हो जाएगा, जब क्रॉस में अगर आप ले लेते हैं इस तरह से सजा करके, तो आपको सोचना क्या है कि हमेशा जो है किसका स्क्वायर करते हैं, आर का स्क्वायर करते हैं ना, यानी डी का स्क्वायर कर देंगे हम। तो अगर हम इसका वैल्यू निकालना चाहे इस दोनों का, यानी इधर वाला साइड, यानी आयतनों का अनुपात, तो ये क्या हो जाएगा, 4 चौके 16 चौके 64, 16 चौके 64 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये डी का स्क्वायर होगा, यानी त्रिज्या का स्क्वायर होता है, और चूँकि आयतन तो वो सेम ही रहता है, उसमें तो कोई परिवर्तन होगा ही नहीं। तो आर का इसका मतलब 4 चौके 16 और गुना 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 64। इसी तरह इसको करेंगे 25 गुना 1 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 25। तो जिसका आंसर 25:64 होगा वही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में जो है हमें क्या दिख रहा है, 25:64। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को ये पता चलता होगा कि सर आपने जो है डी का मान जब आपने 4 लिखा तो आर का मान 2 होना चाहिए था। तो इस पर अनुपात में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं प्रभाव पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। मान के चलो यहाँ पर आप दोनों का अनुपात है 4:5 है ना। अब त्रिज्या का अनुपात आप यही बोल रहे हैं ना कि इसका जो है आधा कर दीजिए, 4/2 और 5/2। तो क्या प्रभाव पड़ा है, ये दोनों तो कटिए जाएगा ना अनुपात में, इसलिए कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। इसलिए हम लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, त्रिज्या और व्यास के अनुपात में अगर दिया हुआ तो कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए हम डायरेक्टली ले लेंगे। और दूसरा चीज़ हम देख रहे हैं कि शंकु के आयतन निकालने के लिए हम पाई आर स्क्वायर एच का प्रयोग करते हैं, 1/3 का भी प्रयोग कर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच करते हैं। चूँकि 1/3 और पाई दोनों में कॉमन है, चूँकि दोनों शंकु है इसलिए दोनों को क्या करेंगे, हटा देंगे। पाई को हटा दिए, 1/3 को हटा दिए, बचा क्या, आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर डी दिया हुआ है और मैं बताया था कि अनुपात देने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो नहीं पड़ता है। तो हम यहाँ पर जो देखे व्यास वाला हिस्सा था, व्यास का 4 का है, तो 4 का हम क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए। फिर इस 4 से क्या करेंगे, मल्टीपल करिए, यानी क्रॉस में क्या कर दिए, मल्टीपल कर दिए। लेकिन यहाँ पर फिर क्या किया, मैं इसका जो है यानी व्यास वाला जो दूसरा अनुपात है, दूसरे शंकु का अनुपात, इसका हम स्क्वायर करें 25 और गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। यानी जिसका अनुपात 25:64 होगा या 64:25 होगा, जहाँ पर आपको दिखे वो आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि इस सवाल को आप लोग समझ पढ़िए। पहले प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, कहता है इसकी भुजाओं की लंबाई क्रमशः समपूर्णांक है, वो सेंटीमीटर में है। इन पूर्णांकों का गुणनफल क्या होगा। जब भी होगा तो क्या होना चाहिए, सम है। तो सम में ट्रिपलेट अगर निकालना हो तो हमें क्या करते हैं,
सम में ट्रिपलेट, ये चूंकि समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है, तो ये ट्रिपलेट होगा। ट्रिपलेट होगा मतलब क्या होगा, यानी 3 दूना 6, 3 6 8 10, तो 6 ये हो जाएगा, 8 ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10। ठीक है ना। कहता है इन पूर्णांकों का गुणनफल क्या होगा, गुणनफल इन पूर्णांकों का गुणनफल क्या होगा, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है, इन पूर्णांकों का गुणनफल क्या होगा। समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्रमागत सम पूर्णांक में है, तो इन पूर्णांकों का गुणनफल क्या होगा, यानी अगर आप पूर्णांकों का गुणनफल अगर निकालें तो 6 गुना 8 गुना 10, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज है, उसकी भुजाओं की लंबाई जो क्रमशः सम पूर्णांक में है, तो ये 6 ये 8 और 10 ये दोनों तीनों क्या है, सम में है और ट्रिपलेट है। इसका वर्ग का योगफल इसके वर्ग के बराबर है। अब ध्यान दीजिए, इसको गुना कर दीजिए, तो 8 × 48 यानी 480 हो जाएगा। 480 किसका है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये में कुछ नहीं था, ये करना था, एक समकोण त्रिभुज है, उसकी भुजाओं की लंबाई जो कर्माता है सम आता है, सम पूर्णांक में है, जब भी होना चाहिए वो सम होना चाहिए। और सम हमारे पास जो एक मौजूद है ट्रिपलेट 3 4 5, जब इनको मल्टीपल करते हैं 3 दूना 6 हो जाता है, 4 दूना 8 हो जाता है, 5 दूना 10 हो जाता है। इसका मतलब इसके आधार पर हम निकाल सकते हैं 6 8 10, तो इन तीनों को क्या करना है, गुणनफल करना है, क्योंकि वो कह रहा है इन पूर्णांकों का गुणनफल क्या होगा, ये सब पूर्णांक में है, सम पूर्णांक है, इन सभी का गुणनफल कितना हो गया 480, जो कि ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप कि इस सवाल को आप लोग अच्छी तरह समझ गए हैं। चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए मैं आप लोगों से आज्ञा चाहता हूं, फिर मिलते हैं कल ठीक इसी समय। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच सेशन देखने के लिए।